जगदीप धनखड़ साहब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो कसम खाई हुई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके वापस मनुस्मृति लागू करनी है, बीजेपी और आरएसएस हर एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से संविधान के विरुद्ध कार्य कराती है, काम कराती है और बातें बुलवाती है। ये मेरा इल्ज़ाम है। धनखड़ साहब ने सीधे सीधे संविधान के ऊपर हमला किया है। उन्हें शायद पता तो सब है, क्योंकि वो एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के पेशे से वो वकील हैं, उन्हें पता सब है कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि आरएसएस और बीजेपी उन्हीं लोगों को प्रमोट करती है, उन्हीं लोगों को अब बड़े बड़े पद देती है, जैसे तमिलनाडु के गवर्नर साहब। अभी उसी जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनके बारे में, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं वो शायद भूल रहे हैं कि देश की जनता के एक प्रकार से सेवक ही हैं और वो खुद देश की जनता के सेवक हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरीके से हमला करेंगे तो वो आरएसएस और बीजेपी की साजिश का ही एक स्टेप। पत्रकारों को ये बात कही थी कि ये लोग जो जीत के जश्न मना रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से उनकी किसी बात के ऊपर जो भी ध्यान देगा वो धोखा खाएगा। ये लोग सब लोग आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर एक तरीके से जो मुस्लिम समाज में और बौद्ध समाज में, क्रिश्चियन समाज में, सिख समाज में जो प्रोटेस्ट करने की जो एक भावना जागृत हुई है, ना सिर्फ ये वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ बल्कि जो बोध गया में जो टेम्पल एक्ट है उसके ख़िलाफ़ भी, उसको गुमराह करने के लिए, उन लोगों को गुमराह करने के लिए, उनका हौसला तोड़ने के लिए या उनको बहकाने के लिए ये सब झूठी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं हुआ है अभी तक, बिल्कुल नहीं हुआ है। ना सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन एक आदेश पारित करने के लिए 3 पॉइंट्स बताए थे। वो तीनों के तीनों पॉइंट्स ऐसे थे कि अगर उनको स्टे भी कर दिया जाए तो ज़मीनी हकीकत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो उसमें तो स्टे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ सॉलिसिटर जनरल साहब को, क्योंकि वो पहले भी परसों भी तैयार नहीं थे और कल भी तैयार नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें एक और मोहलत दी है कि वो रिटर्न में अपनी बात का जवाब दे पाएँ, जबकि उनके पास किसी बात का कोई जवाब था ही नहीं। तो उसके बाद भी अगर आश्वासन की बात है, सरकार के 2 नंबर के सबसे बड़े अधिकारी के आश्वासन की बात है, तो बाबरी मस्जिद का केस क्या लोग भूल गए हैं? जहाँ तो एफिडेविट फाइल हुआ था हम कुछ नहीं करेंगे, सरकार इस बात की गारंटी लेती है, उत्तर प्रदेश सरकार। तब क्या हुआ था? जिन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराने का है, वो अदालत में कितने आराम से झूठ बोलते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं इसके 10वें एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अभी जो चुनाव में वोट चुराने की मशीनें होते हैं, उसमें भी तो झूठे एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने फाइल किए और कोर्ट को गुमराह किया। अब हम वो लोग एक्सपोज कर रहे हैं। उससे पहले 2018 में मॉब लिंचिंग के लिए और मॉब जो हिंसा होती है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कितना सख्त ऑर्डर पास किया था, डीएम को और एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बारे में कुछ फ़र्क पड़ा? रोज़ मॉब लिंचिंग होती है देश में। फिर बुलडोज़र के लिए कानून कल बताया। यही सारी टीमें हैं ना वो, जो हर बार अदालतों से हार के निकलती हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं। इस बार भी मेरा ये मानना है पूरी की पूरी साजिश हो चुकी है। 5 लोग 73 लोगों में से बना दिया जाएगा इंचार्ज, बाकी सबकी कोई आवाज़ ही नहीं है। ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं ना, इसीलिए तो 5 लोग अब बहस करेंगे, बाकी करेंगे नहीं। और 73 लोगों को जल्दी थी फाइल करने की, तो अभी तक एक भी ईमानदारी वाली पिटीशन फाइल ही नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। आने वाला वक्त बताएगा। ये कौशाम्बी में जो हुआ है वो पूरे देश में इस वक्त हो रहा होगा, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये लोग जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, वही वकीलों की टीम ले जाके, जो हर बार कपिल सिब्बल साहब हर केस हारते हैं, इस बार भी वही केस को लीड करेंगे। अरशद मदनी साहब हमेशा केस हारते हैं, इस बार भी वही, उनका नाम टॉप पे आ रहा है। ओवैसी साहब कौन सा केस जीते हैं आज तक, बताएं मुझे, उनका नाम भी आ गया। किसने पहले फाइल की, किसने बाद में फाइल की, कुछ नहीं। मांडवाली करके 5 लोग कैसे तय हुए? तो ये वही हारने वाली टीमें हैं। मुझे इनके ऊपर 0% भरोसा है।
और हम सब लोगों को अभी तो दुआ करनी चाहिए ऊपर वाले से कि कुछ मुआवजा चमत्कार हो जाए, और अगर नहीं तो कमर कस के तैयार रहें। हम लोग, ये लोग जब जितना धोखा देना है दे चुके होंगे, उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करने के लिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पहले भी अपने पॉइंट्स बताए हैं, आज भी बता रहे हैं कि तैयार हो जाए। ये लोगों ने तो धोखा ही देना है, इनके धोखे को झेल कर हमें आगे लड़ाई जारी रखनी है। वक्फ एक्ट आया है तो वक्फ एक्ट जाएगा भी, उस कॉल पे मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन हमें सबको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उसे कैसे देखते हैं, और आप भी देश के नामी वकील है, इसलिए आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है? जिन मामलों पर आपत्तियां हो रही है, क्या सरकार उनको दूर करेगी? सर, जो लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। कोई राहत नहीं मिली है अभी तक, कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला है, झूठे हैं ये सब लोग, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। और मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। जो स्टे की बात हो रही है 3 पॉइंट्स पे, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई फ़ायदा ज़मीन पे नहीं होगा। आने वाला समय आपको बता देगा। इसलिए जितने जल्दी हम लोग इनके चुंगल से बाहर आके असली जद्दोजहद शुरू कर सकते हैं, और वो होगी सबसे पहले पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए और अच्छे केस फाइल करके। अभी तो मुझे लग रहा है कि सारे केस हारने के लिए ही फाइल किए गए, मिली भगत से फाइल किए गए, ऐसा मेरा अंदेशा है। आने वाला वक्त बता देगा कि मैं सच, इस बार भी सच साबित होता हूँ या झूठ, गलत, मेरी बात गलत साबित होती है। लेकिन मैं दुआ यही कर रहा हूँ कि इस बार मेरी बात ये झूठी साबित हो। इस बार तो कोई मुआवजा चमत्कार ही हो जाए कि कुछ तो रिलीफ लेके हम लोग बाहर आ पाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों ने न्यायपालिका की भूमिका पर बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार करने की बात कही है। उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने और संसद के अधिकारों पर सवाल उठाने पर चिंता व्यक्त की है। इसे कैसे देखते हैं? मैं इसको सीधा सीधा ऐसे ही देखता हूँ, जैसा इमरजेंसी में हुआ था ना, तो जैसा इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी उस सरकार की, वैसी उम्मीद इस सरकार की है बगैर इमरजेंसी लगाए। लेकिन तब भी जस्टिस संजीव खन्ना जो है ना, आज एडीएम जबलपुर के केस में, इनके चाचा थे तब, और वो चीफ जस्टिस नहीं थे, एक जज थे सिर्फ। उन्होंने अकेले डिसेंट नोट दिया था। आज तो ये संजीव खन्ना साहब जो हैं चीफ जस्टिस हैं, देखते हैं क्या ये अपने चाचा के नक्शे कदम पे चल के भारत के संविधान को बचाने के लिए क्या करेंगे। ये आने वाला 5 मई का दिन भी बताएगा, और दूसरी जजमेंट भी जो इन्होंने पास की है वही बताएंगी। अभी मैं कोई उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। जगदीप धनखड़ साहब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो कसम खाई हुई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके वापस मनुस्मृति लागू करनी है, बीजेपी और आरएसएस हर एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से संविधान के विरुद्ध कार्य कराती है, काम कराती है और बातें बुलवाती है। ये मेरा इल्ज़ाम है। धनखड़ साहब ने सीधे सीधे संविधान के ऊपर हमला किया है। उन्हें शायद पता तो सब है, क्योंकि वो एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के पेशे से वो वकील हैं। उन्हें पता सब है कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि आरएसएस और बीजेपी उन्हीं लोगों को प्रमोट करती है, उन्हीं लोगों को अब बड़े बड़े पद देती है, जैसे तमिलनाडु के गवर्नर साहब। अभी उसी जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनके बारे में, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं वो शायद भूल रहे हैं कि देश की जनता के एक प्रकार से सेवक ही हैं, और वो खुद देश की जनता के सेवक हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरीके से हमला करेंगे तो वो आरएसएस और बीजेपी की साजिश का ही एक स्टेप है। उससे पहले जो किरण रिजिजू साहब हैं, उन्होंने भी परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा, ताकि ये इस प्रकार के नाजायज़ दबाव जो बनाए जाते हैं बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों द्वारा, तो जनता जो देश की मालिक है उनको अपने इन नौकरों से जो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उससे हिफाजत करने के लिए जनता को बड़े स्केल पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए हम लोग बार बार आह्वान कर रहे हैं जनता से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहने के लिए। और सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट जो है वो पेपर बैलेट वापस लाने के लिए है, क्योंकि ये इन चोरी के वोटों की वजह से ही तो ऐसी सब बातें कर पा रहे हैं, वरना कभी भी किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की, अगर उसे पता होगा कि जनता कान पकड़ के वोट के माध्यम से निकाल देगी उन्हें बाहर।
संविधान के अनुच्छेद 142 की बात कही गई है, क्या है ये अनुच्छेद सर? कि सुप्रीम कोर्ट को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसलिए बनाया था कि वो जो पार्लियामेंट है वो निरंकुश ना हो जाए। ये नहीं कि किसी एक वजह से या दूसरी वजह से किसी पार्टी की अगर कोई मेजॉरिटी आ भी जाए तो वो देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दे, आम आदमी का हक लूट ले, उनकी किडनी तक बेच दे और ये कहे कि हमारे पास तो नंबर हैं, हमारे पास तो 272 से ज़्यादा नंबर हैं, हम तो चाइना को 4500 किलोमीटर जगह दान में दे देंगे, गिफ्ट में दे देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब यही तो कह रहे हैं कि 4500 किलोमीटर चाइना को जगह मोदी जी ने डर के मारे दे दी। ऐसी बातें वो कर रहे हैं, मैं तो पैराफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा उसे, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि शायद उनकी बात में दम है। तो ये ताकत पार्लियामेंट को भी नहीं दी गई है ना, तो इसी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट बना है। और दूसरी जो हाई कोर्ट्स बनी है कि सरकार, पार्लियामेंट भी अगर गलती करे, संविधान के बाहर जाने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताया कि आप संविधान से बाहर नहीं जाओगे, अपने दायरे में रहोगे, नहीं तो हम आपके जो कानून बनाए हुए हैं उनको निरस्त कर देंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जिसे नहीं पता वो ध्यान से पढ़, और 142 उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक नई बहस शुरू हो गई है सर, अगर वक्त के दस्तावेज जरूरी नहीं है तो फिर मंदिरों के प्रमाण क्यों मांगे जाते हैं? इसका उदाहरण के तौर पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जिक्र किया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, फिर आप उन्हीं लोगों की बात कर रहे हो जो लोग सब आरएसएस के लोग हैं। बाबरी मस्जिद का केस मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लड़ा किसने? आरएसएस के लोगों ने, हारने के लिए लड़ा। उनके वकील साहब तो बोलते भी हैं, कपिल सिब्बल साहब के सभी केस जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, और वो केस हार के भी अरशद मदनी साहब इतना दीदा दिलेरी से बोलते हैं कि हम तो बाबरी मस्जिद का केस जीते हैं। तो उसी तरीके से वक्फ का केस भी उसी तरीके से बाबरी मस्जिद के केस की तरफ से वही सारी टीम है अब जीतने जा रही है जैसे बाबरी मस्जिद का केस जीते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें इन हज़रत अली का कौल है ना, आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए, दूसरी बार ही मना है। हम तो 10 बार आजमा चुके हैं, 10 बार ये फेल हो चुके हैं, 10 बार धोखा दे चुके हैं। अब ये 11वीं बार भी धोखा खाना है तो ठीक है, खा लें। लेकिन जैसे ही हम इन लोगों को इन सब मुद्दों से दूर हटाएंगे, न्याय होना अपने आप शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। आज नहीं तो कल देश की जनता इस बात को महसूस करेगी और उस दिन न्याय होना शुरू होगा, संविधान के हिसाब से न्याय होना शुरू होगा। अभी तो हाईजैक कर रखा है ना, जब हमारी बात ही रखने वाला कोई नहीं है मजबूती से कोर्ट में, तो फैसले क्या होंगे? कल ही हम एक जयराम रमेश साहब ने जो इतनी बड़ी साजिश की थी ना, हमारी जो मशीनों की वीडियोग्राफी लेने की जो मुहिम चल रही थी, अदालत से हमने और आदेश भी लिए थे, फिर आरएसएस और बीजेपी ने, ऐसा हमारा इल्ज़ाम है, और इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश जी से एक पिटीशन डलवाई, और उस पिटीशन का बहाना लेके पूरे अलग अलग हाई कोर्ट्स में एफिडेविट लगा रहे थे कि जब तक वो जयराम रमेश साहब की पिटीशन पेंडिंग है, प्राचा साहब की कोई बात किसी अदालत में नहीं सुनी जानी चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए। कल हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश होके ये आदेश पास करा लिया है कि जयराम रमेश साहब की पिटीशन चलती रहे, लेकिन हमारी पिटीशंस पे कोई रुकावट इसकी वजह से, इस केस के लंबित होने की वजह से नहीं डाली जाएगी। तो कल भी हमने एक बड़ी जीत आरएसएस और बीजेपी के जो एजेंट हैं कांग्रेस पार्टी में, उनके खिलाफ हासिल की है। तो हम प्लान बना रहे हैं जीतने का, प्लान और स्ट्रेटजी तैयार होगी जीतने की। आप लोग तैयार रहें। सबसे पहले हमें अपने अंदर घुसे हुए जो एजेंट हैं उनसे छुटकारा पाना है, तब असली जो है जद्दोजहद शुरू होगी।